तो दोस्तों, भारत जापान के बारे में कहा जाता है कि भारत का सबसे अच्छा दोस्त जो एशिया में मौजूद है वो जापान है। और अगर वास्तविकता में देखा जाए तो भारत और जापान दोनों एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं और भारत जापान की दोस्ती को चाइना का थ्रेट कई गुना और ज्यादा मजबूत कर देता है। ये दोनों देशों को बाध्य कर देता है कि अपनी स्ट्रैटेजी में समानताओं को शामिल किया जाए। ऐसी परिस्थिति में अगर डिफेंस इक्विपमेंट भारत और जापान के सिमिलर होंगे या कुछ क्वांटिटी में ही ऐसे वेपन्स हो जो कि समान हो, तो ऐसी परिस्थिति काफी ज्यादा एज दे सकती है चाइना के अगेंस्ट दोनों ही देशों को। इन फ्यूचर हम सभी जानते हैं कि भारत हो या फिर जापान हो, चाइना की तरफ से एक जोरदार थ्रेट मिलना हर हाल में अनिवार्य दिखाई दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्यों ना इन सभी थ्रेट से निपटने के लिए तैयारियां आज से ही शुरू कर दी जाए। और एक्चुअली इसकी तैयारियां हो चुकी है। रिसेंटली बताया जा रहा है कि जब G20 में जापान के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे, उस दौरान उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ डिटेल में बातचीत की और इस बातचीत को डिफेंस के सेक्टर से जोड़ा जा रहा है। यानी भारत और जापान के बीच में इन फ्यूचर कई सारे सौदे हो सकते हैं और इसको लेकर देखिए प्लानिंग जापान की तरफ से काफी लंबे समय पहले कर दी। मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही जापान ने एक नई पॉलिसी बनाई और इसके तहत उन्होंने इस बात को निर्धारित किया कि किसी भी तरह का लिथल वेपन किसी दूसरे देश को नहीं बेचा जाएगा। यानी वो सारे इक्विपमेंट जो डिफेंस में काम आते हैं और किसी की जान बचा सकते हैं वो तो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे लाइफ जैकेट हो गया, बुलेट प्रूफ हो गया, लेकिन वैसा हथियार जो कि किसी की जान ले ले, इस तरह के वेपन्स जापान नहीं बेचेगा। लेकिन परिस्थितियां काफी ज्यादा खराब हुई और जापान समझ गए कि इस तरह के कानून उनके लिए ही काफी ज्यादा घातक है। इसलिए इन्होंने कुछ समय पहले अपने कानूनों में बदलाव किए और कुल 12 देशों को लीथल वेपन बेचने के लिए हरी झंडी दिखा दी, जिसमें एक नाम भारत भी था। हम सभी जानते हैं कि भारत और जापान क्वाड का हिस्सा है। चाइना के खिलाफ एक साथ मोर्चाबंदी करनी है तो हर हाल में भारत और जापान का इस क्षेत्र में साथ आना जरूरी था। अब इसी क्षेत्र में एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि भारत और जापान कई सारी डील्स को इन फ्यूचर फाइनल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन्हें नॉर्मल टेंडर की तरह नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी दोनों देशों की ही बीच में आ जाती है और इस वजह से कोई भी नई डील काफी लंबे समय तक खिंच जाती है। इस वजह से जल्दी जल्दी डील्स हो, दोनों देशों की जरूरतें पूरी हो, इसको लेकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स को किया जाने वाला है। अब इसमें एक सबसे बड़ा नाम निकल कर आ रहा है एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को लेकर। ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि पानी और जमीन दोनों पर ही लैंड कर सकते हैं। ये भारतीय नौसेना के लिए बहुत पुरानी रिक्वायरमेंट है और अभी तक इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया जा सका है। अब जापान के पास मैं आपको बता दूं कि एम्फीबियन एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में अच्छी खासी महारत हासिल है उन्हें, और उनके पास एक एयरक्राफ्ट है जिसे भारतीय नौसेना कुछ समय पहले एक्वायर करना भी चाहती थी, जिसका नाम है सिन्माइवा US-2। ये साइज में काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है। इसी के साथ साथ शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग ये बड़ी आसानी से कर सकता है, फिर जमीन पर करवा दीजिए या फिर पानी में करवा दीजिए। लेकिन दोस्तों, उस समय बताया ये जा रहा था कि ये एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली जापान का कोई भी उपकरण आप ले लीजिए वो बहुत ज्यादा महंगा ही होगा और कीमतों की वजह से ही इसको लेकर कोई डील भारत और जापान के बीच में नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक नई खबर निकल कर आती है और ये खबर सीधे जुड़ी थी ऑस्ट्रेलिया से। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्री। इन्होंने आज से 75 साल पहले इस तरह का एक एयरक्राफ्ट तैयार किया था जिसे नाम दिया गया था G111T एल्बाट्रॉस। लेकिन बाद में कुछ कारणों की वजह से इसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन काफी लंबे समय के बाद ऑस्ट्रेलिया की यही कंपनी एक बार फिर से इस क्षेत्र में अपने कदम जमाने जा रही है। और इससे भी बड़ी बात देखने के लिए ये मिली कि भारत के चेन्नई स्थित एक स्टार्टअप है जिसका नाम है हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। इन्होंने इस कंपनी के साथ टाई अप किया है और एम्फीबियन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए कई सारे उपकरण और कई सारे उसके पार्ट्स वगैरह ये लोग भारत में ही तैयार करके फिर ऑस्ट्रेलिया को देंगे। और बताया ये जा रहा था कि इस तरह के एयरक्राफ्ट जब तैयार कर लेगा ऑस्ट्रेलिया तो ये भारत की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा और भारत के लिए ये सर्विलांस से लेकर रसद पहुंचाने में भी भारतीय नौसेना को काफी ज्यादा उपयोग कर सकता है। तो अब आप इत्तेफाक कहिए या फिर नेशनल कोई डिसीजन कहिए, इस G20 समिट के दौरान जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिया फुमिदा प्राइम मिनिस्टर मोदी से डिटेल में बातचीत करते हैं, डिफेंस सेक्टर को आगे ले जाने की बात करते हैं और वहां पर कई सारे हथियारों को ज्वाइंट वेंचर करने के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए और साथ ही जापान द्वारा भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए डिटेल में चर्चाएं होती है। तो संभवतः इन फ्यूचर हम लोग यूनिकॉर्न स्टेल्थ एंटीना के बाद इसी एयरक्राफ्ट को भारत के लिए आते हुए देख सकते हैं। यानी भारत और जापान के बीच में इस एयरक्राफ्ट को लेकर
कोई न कोई डील हो सकती है, जिसकी प्रतीक्षा भारतीय नौसेना काफी ज्यादा लंबे समय से कर रही थी। हालांकि इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि कई और सारे क्षेत्रों में भारत और जापान संयुक्त रूप से काम कर सकते हैं। जैसे कुछ समय पहले खबर निकल कर आई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को लेकर, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के खिलाफ बहुत ही अच्छा डिफेंस प्रोटेक्शन आपको दे सकती है। इसके अलावा ड्रोन्स के क्षेत्र में दोनों देश काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ज्वाइंटली किसी तरह का कोई जेट इंजन डेवलप करना चाहें, तब भी जापान और भारत इतने कैपेबल हैं कि इस काम को किया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।